सो अगेन गाइज दिस इज योर विजय और आप सभी लोगों का दोबारा से 20 मिनट की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 4 है, इसका चैप्टर का नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। इस 20 मिनट सीरीज में पूरे चैप्टर में मेन कंटेंट क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने के चांसेस है वो आपको बताने की कोशिश करी जाएगी। वैसे तो पूरा कंटेंट पहले से ही अपलोड है, चैप्टर का एक एक हिस्सा मैंने पहले से ही बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर वॉच आउट करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है और आप 20 मिनट सीरीज में क्विक एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि चैप्टर का मेन कंटेंट क्या है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर आप जुड़िएगा और इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े इन सभी चीजों के ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारे साथ वहां ज्वाइन हो सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे है, बाहरी संबंध कैसे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। द ऑपरेशनल प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, हम कंट्री की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन कैसा है और पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसा है, और फॉरेन पॉलिसी के अलावा इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, ऑल वी नो दैट कि इंडिया जो था वो क्या कहते हैं यूएसएस और यूएसएसआर के टाइम पीरियड में, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या कहते हैं अपनी पॉलिसी निभाई थी। वो हमें पता है क्या करा था, उसने नेम क्रिएट कर दिया था। क्यों क्रिएट कर दिया था? क्योंकि उसे पता था कि जितने भी नॉन अलाइंड कंट्रियां हैं जो बेचारी अभी नई डेवलप्ड है, न्यू डीकोलोनाइज कंट्री बनी है, नए उपनिवेशित क्षेत्र जो है आजाद हुए, तो उनके लिए कोई ऑप्शन बनना पड़ेगा। इसलिए 5 कंट्रियां, 5 लोगों ने मिलकर, आप लोगों को पता है कि इन 5 लोगों ने मिलकर बेलग्रेड के अंदर एक सम्मेलन करा था। और वी ऑल्सो नो दैट बेलग्रेड इज अ कैपिटल ऑफ यूगोस्लाविया। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नाम किसी की पूछे जा सकते हैं, बट हमें इंडिया का नाम याद रखना, भाई नेहरू जी जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। अब ये मेन बात ये हुई कि ये क्रिएट हो गया और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। टोटल मेंबर 120 है, 17 अभी भी इसमें ऑब्जर्विंग है। ये थर्ड वर्ल्ड का काम कर रहा था। पहला वर्ल्ड यूएसए है, दूसरा वर्ल्ड यूएसएसआर है और तीसरा वर्ल्ड नेम है। इस नेम के क्रिएशन के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रियां जो थी वो पूरी तरीके से ध्रुवों में बट गई। पहला वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड, तीसरा वर्ल्ड बट गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर नेहरू जी ने पूरी तरीके से दूसरी कंट्री से अपने खुद की क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा बाहर के देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी और बहुत सारी चीजों में हमें मदद मिलेगी। तो शुरुआती समय में नेहरू जी के 3 ऑब्जेक्ट थे और पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है। फॉरेन पॉलिसी बनाते समय सरकार ने कहा कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे फोकस रखेंगे, संप्रभुता पे फोकस रखेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। मतलब ये 3 बेसिक मुद्दे थे। अगर किसी भी देश के साथ सरकार किसी भी देश के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाती है तो नेहरू जी के टाइम पे ये 3 चीज थी। इसके अलावा कोई और चीज आएगी तो गलत होगी, इतना आपने समझना है। अब नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर हमने कहा कि उस समय पे हमारा जो इंडिया था वो सोवियत मॉडल से ज्यादा प्रभावित हो रखा था, क्योंकि हमें लगता था कि हम पे पैसा तो इतना है नहीं उस समय पे और हमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो अपने ही अंडर में रखनी है। और आपको पता है कि फिर ये कॉपी हो जाएगा यूएसएसआर का, इसलिए हमने मिक्स इकोनॉमिक अपनाई थी, वो हमें पता है। और बहुत से ऐसे इंडियन लीडर भी थे जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को अच्छा समझते थे, यानी कि कैपिटलिस्ट पॉलिसी को अच्छा समझते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें इन दोनों ग्रुप से दूर रहना है, हमें इन दोनों ग्रुप से दूर रहना है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए कहा कि हम लोगों को नेम बनाना पड़ेगा। और नेम बनाने का मकसद मेन है कि दोनों ब्लॉक से दूर रहना, कोल्ड वॉर के टेंशन को खत्म करना और यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर सही तरीके से कंट्रीब्यूशन देते रहना। ये इंडिया की पॉलिसी का मेन काम था। इसलिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने अपनी जड़ें मजबूत करी। किन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करी? इंडिया ने सबसे पहले एफ्रो एशियन क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस करा। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 के अंदर इंडिया कर रहा था। मेन मकसद ये था कि इंडिया का कि दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करते रहना, और इसके लिए इंडिया ने सपोर्ट भी करा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो भेदभाव चल रहा था रंग भेद को लेके, अपार्टheid सिस्टम को लेके, उसके लिए उस समय पे गांधी जी ने सपोर्ट करा था। आपको पता है, हम गए भी थे वहां पे। और उसके बाद हमने 1955 के अंदर वांडुंग के अंदर, इंडोनेशिया वांडुंग कैपिटल, वहां पे हमने सम्मेलन भी करा था। उस समय अफ्रो अमेरिकन के 29 देश आए थे और उन लोगों ने कहा कि यार हमें ऐसा कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम लोग आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे की मदद कर सके। और वांडुंग सम्मेलन बनने के बाद ही सितंबर 1961 के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन होने के बाद नेम जाके फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछा जा सकता है इसमें, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले वांडुंग हुआ और फिर आपका नेम हुआ। नेम के बारे में तो आपने कोल्ड वॉर चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ा भी हुआ है। अब इंडिया चाइना रिलेशन की बात करते हैं।
इंडिया चाइना रिलेशन की शुरुआत होती है 1949 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नई सरकार 1949 में बनती है और हमसे पहले आजाद हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे स्ट्रांगली क्या कहते हैं चाइना से अच्छे रिलेशन बने। नो आर्मी इन द इंडो चाइना बॉर्डर शुरुआती समय में हमने हटा ली थी क्योंकि रिलेशन अच्छे बन गए थे। और उसके बाद पटेल को इस चीज का शक था कि कहीं ना कहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस चीज का शक था कि अगर हमने अपनी बाउंड्री से सैनिकों को हटा लिया तो कहीं ना कहीं चाइना इन फ्यूचर हमारे ऊपर जरूर हमला बोल सकता है। इसलिए हम लोगों ने सरकार ने पंचशील एग्रीमेंट करा। पंचशील एग्रीमेंट में 5 बातें कही गई थी, ये आपको याद रखनी है। 29 अप्रैल 1954 इस दिन ये साइन हुआ था। पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? जू एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच, ताकि कोई भी एक दूसरे की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल ना उठाए, एक दूसरे की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल ना उठाए, और ये चीजें चल रही थी। अब हमने साइन कर लिया पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 के दिन हमने साइन कर लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा सिस्टम सही चलता रहा। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद इशू हो गया। इशू क्या हो गया? तिब्बत इशू लेके हुआ कि चाइना ने तिब्बत के इलाके को कैप्चर करना चालू कर दिया। चाइना ने तिब्बत के इलाके को जब कैप्चर करना चालू कर दिया तो तिब्बत की सीमाएं हमारे भारत की सीमाओं से लगी हुई थी, और फिर वो इन फ्यूचर हमारी सीमाओं को कहता है कि ये जगह भी हमारी है। तो ये इशू बढ़ गया, इसीलिए इशू बढ़ा बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके। ये इशू इतना ज्यादा बढ़ गया जब चाइना तिब्बत इशू हुआ 1950 में, चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल कर लिया, तिब्बत के लोगों ने उनको अपोज करा और फिर उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, और पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मैटर में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो कहेंगे फिर तो आप पंचशील एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या कहते हैं 1956 के अंदर बातचीत करी भी, और वहां के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उनको 1956 के अंदर तिब्बत से निकाल के हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जगह दी। फिर हमने चीन से यही कहा कि भाई आप तिब्बत की सुवरेनिटी को बरकरार रखिए वगैरह वगैरह, और इसकी वजह से 1956 के अंदर ये इशू और ज्यादा हमारा चाइना के साथ बढ़ गया, और 1958 के बाद पूरे तिब्बत के अंदर आर्म रेबेलियन हो गया। चाइनीज लोगों ने पूरे तरीके से तिब्बत के लोगों पर अटैक करना चालू करा, और तिब्बत के लोगों ने उसका जवाब दिया। कुछ लोग भाग के 1959 के अंदर भारत के अंदर आ गए, और दलाई लामा को हमने एक धार्मिक शरण दी वहां पे। इसकी वजह से दलाई लामा, इनकी वजह से क्या कहते हैं चाइना जो है हमसे खफा हो गया कि आप पंचशील एग्रीमेंट जो है वो तोड़ रहे, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और थी, और इसी वजह से यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, और फाइनली फिर हमारा चाइना के साथ क्या कहते हैं लड़ाई होनी चालू हो गई। चाइना क्लेम करता है लड़ाई होने के बाद भी कि अक्साई चीन और आपका यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से नेफा, वो जगह उनके ही है, और ये डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते वॉर के अंदर आ गया। वॉर के अंदर आने के बाद फाइनली चाइना ने अटैक करा, और चाइना अटैक करने के बाद आपको पता है कि 20 अक्टूबर 1962 के दिन ये हमला हुआ, और फाइनली क्या कहते हैं ये हमला काफी दिनों तक चला, 1 महीने तक ये हमला चलता रहा, और इस वॉर के अंदर हमारे बहुत सारी जगहों को कब्जा लिया गया, और बहुत सारे टेरिटोरियल्स को उन लोगों ने, हमारे नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज्यादा मारा। आसाम रीजन में तो बहुत दंगे हुए थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया को कहीं ना कहीं देश विदेश के अंदर उनकी छवि जो है खराब हो गई, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जो लोग थे उनकी राष्ट्रीयता, उनकी ह्यूमैनिटीज का अपमान हुआ, और फिर इसकी वजह से देश के अंदर एक स्प्रिट पैदा हो गई। स्प्रिट मतलब कि यार मतलब ऐसे कैसे उन लोगों ने अटैक कर दिया। बहुत सारे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लीडर्स ने अपने आप को रिटायर्ड कर दिया। वीके किशन मैंने डिफेंस वो थे मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नेहरू जी, उनकी इमेज बहुत खराब हो गई, पहली बार क्या कहते हैं नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, उस समय सीपीआई गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस का सपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे सीपीआई यही कह रही थी कि यार मतलब ये क्या है, एक तो वॉर वो कांग्रेस की वजह से हम लोग आ रहे हैं, और ऊपर से सीपीआई उसको सपोर्ट कर रही है, और इसकी वजह से सीपीआई के 2 टुकड़े हो गए, एक सीपीआई बनी, एक सीपीआई एम पार्टी बनी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं स्प्लिट देखने को मिला। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो थे वो आने वाले इलेक्शंस हार गए इस वॉर की वजह से। तो फाइनली हमारे को ये हुआ कि यार इस वॉर के बाद जो हमारे जो कोने वाले नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्रीज है ना, उन लोगों को हमें राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए हमने मणिपुर और त्रिपुरा को फाइनली वहां पे एक लेजिस्लेचर बनाया, और वहां पे क्या कहते हैं फिर हमने वहां पे भी उनको स्टेट की वो दी। तो ये चीज पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि 1962 के बाद क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले और कौन से नहीं देखने को मिले, तो आप इस पे फोकस जरूर करिएगा। फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान से हमारा रिलेशन कश्मीर इश्यू को लेके है, और सियाचिन ग्लेशियर को लेके है, और साथ में आर्म्स रेस को लेके तो है ही, क्योंकि वो बम बनाता है, हम बम बनाते हैं। अब उन्होंने बम कहाँ पे विस्फोट करा? चितगाई हिल्स पे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हम लोगों ने अपने टाइम पीरियड पे किस पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे पोखरण में विस्फोट करा था। तो ये 3 इशू हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ मतलब हमारा उनके साथ। नंबर 1 कश्मीर इशू को लेके कि किसका है कश्मीर, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर को लेके, और तीसरा आर्म्स रेस को लेके। इसकी शुरुआत एक और थी रिवर डिस्प्यूट को लेके, और रिवर डिस्प्यूट के लिए याद रखना नेहरू जी और आयुब खान के बीच में साइन हुए थे। तो ये पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और लास्ट में यहाँ पे
अगर आप देखें गुजरात के इधर के हिस्से में शेरखीर करके एक जगह है, तो वो एक थोड़ा सा दलदली इलाका है, तो दो कंट्रियों के बीच में ये भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा इलाका किसका है, कौन सा इलाका किसका है। इतने सारे डिस्प्यूट हमारे देश में उनके साथ थे। पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरुआत हुआ 1947 में, छोटी मोटी प्रॉक्सी वॉर चलती रहती थी, वो आज भी चलती रहती है, आपको पता ही है। अप्रैल में पाकिस्तान ने कच्छ यानी कि गुजरात से हमारे ऊपर हमला करना चालू करा 1965 में। इस समय देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नए अपॉइंट हुए थे, क्योंकि 1962 के वॉर के बाद ऐसा धक्का लगा नेहरू जी को कि 1964 में उनकी डेथ हो गई और तुरंत ही उस टाइम पीरियड पे हम लोगों ने शास्त्री जी को अपॉइंट करा। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान ने गुजरात के अंदर से अटैक करने की शुरुआत करी और उसी के लिए हम लोगों ने क्या करा, उसी के लिए सितंबर में हमने एक बड़ा जवाब देने के लिए हमने काउंटर अटैक करा। काउंटर अटैक करने के लिए हमने पंजाब का बॉर्डर खोल दिया और वहां पे जम्मू कश्मीर के ऊपर से भी अटैक कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ ये कि आर्मी जो है अटैक करते करते लाहौर तक पहुंच गई, और जब वो लाहौर तक पहुंच गई देन फाइनली इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था हमारे अयूब खान को कि करना क्या है, तो यहाँ पे वो वॉर हार गए। और वॉर हारने के बाद उन दोनों के बीच में एक साइन हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयूब खान और क्या कहते हैं शास्त्री जी के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, वो कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में। किसने करवाया था, यूएसएसआर की कंट्री ने। तो ये है। दूसरा 1970 के अंदर एक और वॉर हुआ था, वो था आपके क्या कहते हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को लेके। 1970 के अंदर वहां के जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे वो कह रहे थे कि हमें भी थोड़ी बहुत स्वायत्तता देनी चाहिए आप लोगों को, कि हम भी देश चला सके या सरकार चला सके, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान थी उनकी ज्यादा सुनी जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान की कम सुनी जाती थी। और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जब क्या कहते हैं भाषा को लेकर और स्वायत्तता को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई हमें भी इलेक्शन लड़ने का मौका दीजिए। और उसके बाद 1971 के अंदर वहां पे इलेक्शन होता है और फाइनली नई सरकार बनती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश आजाद भी हो जाता है, हम लोगों को पता है। लेकिन उसके पीछे की लंबी कहानी है। लंबी कहानी क्या है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है 1970 का। 70 में ये आता है कि 300 सीटों पे वोट होगा। ये मैं वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसमें से पाकिस्तान की जो पार्टी थी पीपल्स रिपब्लिक पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसको 81 सीटें मिली, जबकि वहां के जो जुल्फिकार भुट्टो थे वेस्ट पाकिस्तान के, उनकी पार्टी हार गई क्योंकि अवामी लीग को 160 सीटें यहाँ पे मिली। और जब अवामी लीग को यहाँ पे 160 सीटें मिली तो उस टाइम पीरियड के अंदर वहां पे मुजीबुर रहमान जो लीडर थे वो नए पीएम या नए मैं कह सकता हूँ हेड बनने वाले थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो रूलर थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए हुआ क्या, वॉर स्टार्ट हो गया। बांग्लादेश के वॉर के लिए बांग्लादेश कहने लग गया कि अब हमें अलग आजादी चाहिए, अब हम अलग होना चाहते हैं। भारत के पहले प्रेसिडेंट, भारत कह रहा हूं, बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान इनको बनना चाहिए था, लेकिन क्या कहते हैं मतलब आपका ईस्ट पाकिस्तान का बनना चाहिए था, लेकिन इनको उस टाइम पीरियड पे कैद कर लिया गया। और इसकी वजह से पूरे के पूरे पाकिस्तान में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में दंगे भड़क गए और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि अब हमें आजाद होना है। और उसी दंगों की वजह से हमारे भारत के अंदर लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट होकर आ गए थे। और आपको पता है कि हमने उन्हें शरण दिया था, है ना। और इसकी वजह से हमारे देश में आज भी क्या कहते हैं ये डिस्प्यूट रहता है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए हैं। और आपको पता है इसके लिए हम क्या कहते हैं एनपीआर एक कानून भी लेके आने वाले थे और उसके लिए पर हम ले नहीं पाए। 1971 के अंदर इस वॉर में हमारा यूएसएसआर ने सपोर्ट करा था। याद रखना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे चाइना के साथ जो था, चाइना जो था वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। और दूसरा आपका कहते हैं कौन, दूसरा आपका अमेरिका भी। लेकिन वही सितंबर 1971 के अंदर यहाँ पे सपोर्ट मिला और इस पाकिस्तान को जीत ले गया और फाइनली फुल स्केल पर हमने पूरी तरीके से इसको पाकिस्तान को हरा दिया। और पाकिस्तान को हराने के बाद विद इन 10 डेज इसका रिजल्ट सामने आ गया। इंडिया के कम से कम सभी सैनिकों ने पाकिस्तान के सारे सैनिकों को हरा दिया और 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ेगा। और अगेन फिर शिमला एग्रीमेंट होता है और वहां पे एक नए हेड चुने जाते हैं। और 3 जुलाई 1971 ऑफकोर्स दिस क्वेश्चन इज एमसीक्यू क्वेश्चन, जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच और दोबारा से शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट का मेन मकसद यही था कि भाई क्या कहते हैं शिमला एग्रीमेंट में आपके 90,000 सैनिकों को वापस दिया जाएगा। तो ये बांग्लादेश का रिजल्ट था। इससे क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय गौरव था भारत का वो बढ़ा बहुत ज्यादा और हमने एक क्या कहते हैं एक नया इतिहास रच दिया। इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी बहुत पॉपुलर होगी कि उन्होंने एक वॉर जिताया। कांग्रेस बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे वो इलेक्शन हारी थी 1962 के अंदर 7 के अंदर, वहां पे फिर दोबारा उनकी पार्टी जो है बहुत अच्छी सीटों पे आ गई। अब इन सारी चीजों की वजह से हमें ये देखने को मिला कि जब हम ये सब वॉर कर रहे थे ना, तो हमारे क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत सारी फिर इफेक्ट पड़ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें पटरी से उतर गई थी।
फिर दूसरा है हमारी फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी। ये चीज पेपर के अंदर अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन आती है। न्यूक्लियर पॉलिसी में हमारी शुरुआत अगर हम कहें तो हमारा मेन मकसद न्यूक्लियर को पीसफुली पर्पस के यूज करने के लिए था, और हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डिसआर्ममेंट हो जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से, नेहरू जी कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से वो न्यूक्लियर बम को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, जब दूसरी कंट्रियां बना रही हैं तो भाई हम लोगों को बनाना जरूरी है। इसलिए होमी जहांगीर बाबा के अंडर में हमने 1944 के अंदर में इसकी शुरुआत करी थी न्यूक्लियर टेस्टिंग की। होमी जहांगीर बाबा इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया, और इसकी वजह से हम लोगों ने, चाइना ने 1964 के अंदर कर दिया था, और बहुत सारे 5 परमानेंट मेंबर कंट्री है, इनके पास तो बहुत पहले से सारे बम थे, और इन्होंने जानबूझ के एलटीबीटी और एनपीटी लगा दिया कि ताकि दूसरी कंट्रियां जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग ना कर सके। ये बिल्कुल गलत था, हमने इसके अंदर साइन नहीं करा, और भारत का मतलब ये था कि एनपीटी जो है ये भेदभावपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1974 में एक पोखरण के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे हुआ था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। फिर दोबारा ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था 1998 के अंदर। फाइनली जब ये चलाया गया तो सेकंड जो टेस्ट था वो कामयाब हुआ, और जब सेकंड टेस्ट कामयाब हुआ तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पता है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा कि इसका मेन मकसद यही होगा उस टाइम पीरियड के अंदर, हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर बम नहीं है हम उनके ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे। ये कब था? जब ये इसका पहला हमने 1998 के अंदर इसको बनाया था। लेकिन जब 2014 के अंदर क्या कहते हैं मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो नो फर्स्ट यूज वाला सिस्टम है ना, हम इसको हटा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि नो फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम इस पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं नो फर्स्ट यूज की, और हम इस पे यूज कर सकते हैं, हमारे से पंगा मत लेना। तो इसीलिए ये सीन हमें देखने को मिलता है। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ द इंडिया। फॉरेन पॉलिसी हमने समझ ली, न्यूक्लियर पॉलिसी हमने समझ ली, और दूसरा किन देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे, इनके बीच में क्या क्या हुआ था, उसको शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अलग पार्ट में जल्दी से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दिस इज इट इन दिस वीडियो।